इंस्टॉल किया करते थे हम लोग। ठीक है, फिर क्या हुआ कि हम कैसे इंस्टॉल करते थे, इसका नेटवर्क पाथ बनाते थे, अपने एक डेस्कटॉप पे इसको एक्सेस करते थे, इसका आरडीपी लेते थे और इंस्टॉलेशन कर देते थे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। तो यहाँ पे क्या होता था कि ये सारे फिजिकल सर्वर्स आपके माउंट होते थे और आपको क्या करना होता था, आपको सिर्फ ये करना होता था कि उसका आरडीपी ले लो और अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो कंप्लीट कर लो। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते थे। ठीक है, वो चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। और उसमें क्या होता था कि अगर हमें कम साइज की मशीन की जरूरत है तो फिर हम प्रॉब्लमेटिक होते थे, एक ही मशीन पे हमारी बहुत सारी डिपेंडेंसी हो जाती थी। अगर मुझे 50 डेटाबेस यूज करना है और किसी कारण से ये एक सर्वर डाउन हो गया तो हमारा पूरा सर्वर सारा कुछ क्रैश हो जाएगा। तो फिजिकल के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आया हाइपरवाइजर का। हाइपरवाइजर इज समथिंग लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट आया, ओके सो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट आया। पहले क्या होता था कि फिजिकल सर्वर होता था जिसमें सीपीयू होते थे, रैम होती थी, डिस्क होती थी और उसके ऊपर एक हार्ड डिस्क, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता था और फिर ऐप इंस्टॉल होता था। ना एक जगह ऊपर भेज दो। हाय अंकित, अक्षय, कैन यू जस्ट म्यूट योर माइक प्लीज? Okay, so now, so this is something like that. So what will happen in this scenario if this box is fails, because this box itself having a single operating system, इससे क्या हुआ कि आपका ये वाला बॉक्स है, इसमें सारा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, सीपीयू, आईओ, मेमोरी, सारे कुछ लगा है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सीपीयू, हाउ सीपीयूज वर्क, व्हाट इज यूज ऑफ सीपीयू, व्हाट इज रैम, रैम का क्या यूज है, आईओ क्या होता है, डिस्क क्या होती है। ठीक है, कई बार हम आपसे पूछते हैं कि मेमोरी क्या है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेमोरी का मतलब हमेशा रैम के बारे में बात कर रहे होते हैं हम लोग, डिस्क का मतलब जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क लेवल पे। तो पहले जो हमारा पहले और फिजिकल सर्वर्स जो होते थे, हम उसके ऊपर एक सिंगल सर्वर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते थे, उसके बाद एमएस एसक्यूएल इंस्टॉल कर देते थे। तो इट लुक्स लाइक लाइक दिस। जैसे करंट सिनेरियो में मेरा जो लैपटॉप है, मैंने इसके ऊपर एमएस एसक्यूएल इंस्टॉल कर दिया, तो दिस इज समथिंग लाइक अ फिजिकल मशीन। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, बट पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द हार्ड फिजिकल मशीन, राइट? सो फिजिकल मशीन समथिंग, जब हमने अपने बचपन में या इससे पहले जब हम काम करते थे तो हमारे पास एक पर्सनल सीपीयू वो मशीन होती थी जिसमें हम सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते थे एंड इट्स बिकम सर्वर, एंड हम उस पर अपना जो भी काम होता था वो करते थे। आपने सीपीयू वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा। नाउ द सिनेरियोस कम्स चेंज्ड एंड एक नया कॉन्सेप्ट आ गया मार्केट में, अभी नहीं आया, इट्स अ लॉन्ग बैक। उसके बाद हमारे पास एक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आया। इसी जितना हार्डवेयर हमारे पास था उसको हमने क्या किया, हाइपरवाइजर के थ्रू, एक हाइपरवाइजर लगाया, उसके थ्रू हम इसको डिवाइड कर दिया, स्मॉल स्मॉल पीसेस में हमने इसको एक एक कॉन्सेप्ट बना दिया। ठीक है, सो अब आप देख रहे हो कि हमने क्या किया। सपोज करो मेरे पास 64 जीबी की मेमोरी थी और 8 सीपीयू का मेरे पास सीपीयू इंस्टॉल थे। ठीक है, डिस्क सपोज करो 1000 जीबी का था। तो मैंने क्या किया, 5 मशीन या 4 मशीन तैयार कर ली, जिसमें मैंने क्या किया, सीपीयू 2-2 सीपीयू सबको दे दिए और 4-4 जीबी की रैम असाइन कर दी। सो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली इस तरह से। ईच वर्चुअल मशीन पे हमने ओएस कर लिया। तो ये क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, तो मतलब एक सिंगल हार्डवेयर में हमने क्या कर लिया, अलग अलग वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर ली। तो इसके पीछे जो 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 कॉन्सेप्ट आया वो आया हाइपरवाइजर का। तो इसका क्या फायदा हुआ हमें, हम सेम हार्डवेयर पे कई सारी मशीन एट ए टाइम रन कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक इतनी सारी मशीन्स की एक्सेसिबिलिटी हो गई, अलग अलग आइडेंटिटी हो गई, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, एंड हम अगर हमारे पास 3 अलग अलग टीम्स हैं सबको अलग अलग सिस्टम असाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वर्चुअलाइजेशन। So this will make you system used in very optimized way. So इससे क्या फायदा हो गया हमें, इससे ये फायदा हो गया कि हमारा सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड हो गया। अब हमें जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी मशीन की आवश्यकता नहीं थी और उसके लिए हम पूरा हार्डवेयर अपना यूज कर रहे थे, उसमें हमने क्या कर दिया, स्मॉल स्मॉल चंक्स में बना दिए। अब सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सपोज करो 1000 जीबी का डिस्क है और मुझे जरूरत है केवल 10 जीबी की। अब मैंने क्या किया, अगर मैं फिजिकल बॉक्स यूज कर रहा होता तो पूरा मेरा हार्ड 10 1000 जीबी एक्सेस, हमने पूरी डिस्क की एक्सेस अपने एक सिंगल डेवलपर को दे दी।
हाउएवर अगर हमने इसको वर्चुअलाइज कर दिया तो मेरे पास क्या हुआ कि मैंने 50-50 जीबी के सिस्टम काट दिए और 2-2 जीबी की रैम दे दी। उससे ये हुआ कि जितने भी हमारे डेवलपर थे, मैंने कहा टीम ए को ये दे दिया, टीम बी को वो दे दिया, टीम सी को ये दे दिया। तो ये 3 अलग अलग वर्चुअल मशीन तैयार हो गई उसी हार्डवेयर पर। उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ हार्डवेयर रिमेन रह गया, बच गया, जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद क्या कॉन्सेप्ट आया कि इसको हम हाइपरवाइजर के थ्रू इसको सेग्रीगेट किया। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया था, मतलब इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम नॉट न्यू। तो इसके थ्रू हमने क्या किया, एक फिजिकल मशीन्स को मल्टीपल वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी IP 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। However, this is also connecting underline to the same hardware. It is writing in the same disk. Whoever writing here, all are writing in the same disk. But there is also the concept. What is disk? How disk is virtualized? That is also the concept. तो ये अंडरस्टैंड करना है हमें कि क्या फिजिकल होता है, क्या वर्चुअल होता है। होपफुली दिस कॉन्सेप्ट विल क्लियर टू यू गाइस। समझ में आया कैसे काम होता है? तो ओवरव्यू था ये, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये टेम्परेरी है, ये हमने टेम्परेरी बना दिया। नो नो, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन्स, इट विल इजी to handle. There is a many advantage to use the virtual machines. Like आप क्या और कर सकते हो वर्चुअल मशीन में यूज करके? एक तो आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, लाइसेंसिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल टीम्स को दे सकते हो, रिसोर्स एलोकेशंस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि अगर ये आपका वर्चुअल मशीन डाउन हो जाता है तो इसके बीच में आप हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। ये 3 नोड क्लस्टर भी बना सकते हो इन द सेम हार्डवेयर, ठीक है। तो देयर इज मेनी एडवांटेज अमंग दैट, राइट। तो ये सारी चीजें हम वर्चुअलाइजेशन में अचीव कर सकते हैं। सो वर्चुअलाइजेशन इज, आई मीन जो भी जितने भी पब्लिक क्लाउड हैं वो सारे लोग हमेशा VM मशीन ही बनाते हैं। कोई भी फिजिकल मशीन की बात नहीं करता। अंडरलाइन हार्डवेयर के बारे में किसी को पता नहीं होता। नोबडी नोज व्हाट इज अंडरलाइन हार्डवेयर दे आर यूजिंग। सो फिर क्या हुआ, इसकी स्केलेबिलिटी भी आसान है। तो हमें क्या करना है, एक और मशीन रख देंगे यहाँ पे। अगर हमारा रिसोर्स और चाहिए तो ये हमें चाहिए, ये यहाँ पे हमने फिर एक मशीन बना दी, इसको हमने फिजिकल मशीन 2 ले आए। तो ये 2 मशीन हो गई, ये हो गई। तो यहाँ पे हम जाएंगे, रैक लगा देंगे और मशीन डालते जाएंगे ऊपर, हाइपरवाइजर के थ्रू ये सारी वर्चुअल मशीन काटते जाएंगे। So it will very easy to operate basically। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है आपका हाइपरवाइजर का, और इसको हम VM के थ्रू भी मैनेज करते हैं। VMware होता है और बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके थ्रू मैनेज करते हैं। इट इज अ यूजर इंटरफेस वेयर यू कैन चेक हाउ मच ऑफ मेमोरी। सो इसमें एक और अच्छा ऑप्शन होता है कि जैसे आपको CPU इसमें 2 चल रहे हैं, इसमें आपको और 2 CPU बढ़ाने हैं, तो आप इसको, अगर आपके पास यहाँ पे अंडरलाइन हार्डवेयर कैपेसिटी है तो आप यहाँ पे सीधा अलोकेट कर दो उसको, यहाँ से उठाएगा और यहाँ अलोकेट हो जाएगा। छोटी मशीन बना लो तो इसको स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम रन टाइम पे हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं। सपोज करो हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई जिसकी हार्ड डिस्क हमारे पास केवल 50 GB थी, अगर हमें जरूरत पड़ गई डिस्क की तो हमने फिर 50 GB बढ़ा दी। तो दैट कैन बी पॉसिबल ऑन द रन टाइम, नो नीड टू रीस्टार्ट एंड नथिंग। So this is like hot plug level hardware improvement increase, ठीक है। So this is sort of very good stuff that you should know actually. Now I will ask you the small question. So here is the comparison between the virtual machine and the physical machine. So performance factors should be considered if your organization with the large amount of data which needs to be consistently processed. Physicals are far more powerful than and efficient than the VMs. That's true. मतलब अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा हैवी डेटा है और आप चाहते हो कि नहीं बहुत अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिजिकल ऑलवेज अच्छा होता है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे आज भी बहुत सारे ऐसे OEM हैं और कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं जो फिजिकल मशीन्स को प्रेफर करते हैं। जैसे ओरेकल आप देखेंगे, ओरेकल को जनरली लोग ओरेकल VM पे नहीं डालते हैं, डायरेक्ट लोग उसको फिजिकल मशीन पे डालते हैं, ठीक है। फिजिकल मशीन पे ओरेकल हमेशा फिजिकल मशीन पे जाता है, फिजिकल स्टोरेज पे जाता है हमेशा, ठीक है। उसी तरह से इसमें एक और चीज है,
सो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इशू रहता है वर्चुअल मशीन्स पे कि हमने किस तरह से उसकी पॉसिबिलिटी रखी है, लेकिन स्केलेबिलिटी इजी होती है, कैपेसिटी मैनेजमेंट इजी होता है, सिस्टम रिकवरी बहुत इजी होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी इजी होता है, सिक्योरिटी वाइज भी इजी होता है, और कॉस्ट भी कम पड़ता है. सो देयर इज इन नंबर ऑफ फैक्टर्स वेयर virtual machine looks more competent than physical. So if you have a small machines, अगर आपका कम काम है, मतलब ज़्यादा बड़े डेटाबेसेस नहीं है, तो आप वर्चुअल मशीन्स को प्रेफर कर सकते हैं. मैक्सिमम केसेस में इवन दो अभी हमने कुछ मशीन्स बनाए थे अपने एनवायरनमेंट में, हमने पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए बनाए थे, वो हमने 256 GB रैम वाले मशीन्स बनाए थे. तो मैक्सिमम हम जो ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, वो 256 GB रैम तक के मशीन्स ऑफर करते हैं. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज अराउंड कि हम सीपीयू कैसे चेक करेंगे, मेमोरी कैसे चेक करेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है. कहाँ से चेक करेंगे, क्या दिख रहा है, कितने नंबर ऑफ सीपीयूज है ना, ऑल दैट. सो आपको बेसिक कमांड आपको पता होगी, राइट क्लिक करके आप टास्क मैनेजर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम में. सब लोग चेक कर लो अपने सिस्टम में. सो व्हाट इज गोइंग ऑन, सो इट इज शेइंग CPU is 100%, memory is 53%, disk is 11% used, network is 0 in GPU. ठीक है. So that can be checked here also. So performance, here you can see what is the CPU here. You can see how many CPU I have. So you can see here also the number of socket where we can fit the CPUs, and total number of cores are 2 and logical processors are 4. So it is 4 processor CPU. So we have only 2 cores and 4 processor. Processor is something how many multiple threads will continue to work for particular process. So this picture comes when you have a parallel processing, then the logical processor comes into the picture. I mean, अगर आपके केस में सपोज करो, हमें एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास सपोज करो 1000 पौधे लगाने हैं. अगर मैं बोलता हूं कि नहीं तुम्हारी ऐसा करो कि एक लोग की टीम है, बस आप एक अकेले हो और आपको 1000 पौधे लगाने हैं, तो आप एक पौधा लगाने में अगर 1 मिनट भी खर्च करते हैं तो आपको 1000 मिनट लगेंगे. अगर इसी काम को मैं पैरेललिज्म के थ्रू कर दूं, इसको पैरेलाइज्ड कर दूं, आई मीन पैरेललिज्म के थ्रू कर दूं, पैरेलली कर दूं, तो क्या होगा. अब सपोज करो एक लोगों की टीम की जगह मैंने बोला ठीक है आई विल गिव यू 4% टू कंप्लीट दिस वर्क. तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो काम एक बंदा 100 मिनट में कर रहा था, वही काम 4 बंदे 25 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे. तो टोटल वर्क कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 25 मिनट में. उसका क्या फायदा हुआ कि पैरेललिज्म हो गया. सो माई MS SQL में या डेटाबेसेस में हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम पैरेललिज्म फॉलो करते हैं, और उसमें भी मल्टीपल वे ऑफ पैरेललिज्म होते हैं. सो कई बार पैरेलल किसी काम को कराना बहुत अच्छी बात भी होती है, और कई बार वो प्रॉब्लमेटिक भी होता है. तो उसका एग्जांपल भी लेंगे हम लोग, बट अभी हम हार्डवेयर पर डिस्कस कर रहे हैं. तो पैरेलल अगर हमारे पास एक से ज्यादा CPU है, तो आपके पास कंप्यूटर को काम करने के लिए मोर देन 1 थ्रेड मिल जाते हैं, मोर देन 1 हेड मिल जाते हैं, जो आपके काम को पैरेलली प्रोसेस कर सकता है. तो आपके प्रोसेसर्स जो होते हैं जो आपके काम को पैरेलली परफॉर्म करते हैं. ठीक है. उसके बाद मेमोरी का काम आता है. सो मेमोरी वी कैन सी हियर in use in 4 GB, and but total memory is around 8 GB. So you can see here it is in 8 GB total. Okay. So why it is 7.9? Because some memories are the calculation, it depends on calculation. So this is something like memory is 8 GB. So if somebody asks you, see the picture or the I mean, tell me the resource information. So you can check through this way also, and also you can check like this. I think MS Info. So it is a long back actually, sometime na. Sysinfo. Sysinfo, huh? Okay. So system info is there. So also you can check your hardware, your summary in this page. So it will give you a complete installed physical memory 8 GB. Okay. Okay, guys. And also you can see
other stuff, version of the OS and all the stuff you can see here. And likewise, you can see Hyper-V is also there, part of this. And hardware, you can see here, how about sharing, DMA, force hardware, memory, everything you can get it here. So basically summary will give you complete information related to your memory and the CPU. Okay. And we have here also Dell. This is the 4-core, 4 physical processor, right? 4 logical processor, 2 cores. So यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे इसमें कोर्स के बारे में, तो इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? सर हाइपर-वी और जो वर्चुअल मशीन है बनाते हैं अपन, तो उस यार दोनों सिमिलर ही तो है। हाइपरवाइजर एक टेक्निक है जो पहले क्या होता था, हाइपर-वी इज समथिंग डिफरेंट. हाइपरवाइजर इज अ सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन यूज फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन. हाइपर-वी सम विंडो टूल, ठीक है, उसके थ्रू आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड वो हाइपरवाइजर टेक्निक यूज कर रहा होगा उसमें. ठीक है, क्लियर है? मतलब जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आप सपोज करो स्टेशन जाना चाहते हैं, तो आप स्टेशन के लिए जो रास्ता लेंगे, आप रोड लेंगे जनरली. अब उसमें ये हो सकता है कि आप अलग अलग व्हीकल्स ले लें, अलग अलग ब्रांड के व्हीकल्स ले लें, लेकिन एंड ऑफ द डे वो मैकेनिज्म सेम होगा. मतलब गाड़ी का जो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअली प्रिंसिपली वो तो सेम ही है, जा तो गाड़ी से ही रहे हो, लेकिन हो सकता है अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां ले ली. लेकिन एंड ऑफ द डे द टेक्निक्स which you used for the virtualization, it is hypervisor. Got it? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये जरूर याद रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है. अगर हम फिजिकल सर्वर की बात करते हैं, तो अगर आपसे कोई बोले एज एन DBA कि भाई क्या अच्छा होगा, हमें कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ला के दो, तो हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कैसे काम करेगा. कि एक तो लार्ज अगर हार्डवेयर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज कॉस्ट आएगी, क्योंकि बड़ा हार्डवेयर है. और VM होगा कि आप एक हार्डवेयर खरीद लो, उसमें मल्टीपल VM बना दो, एन नंबर ऑफ कस्टमर सर्व कर लो, तो उसमें जिस कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. हाउएवर यू हैव टू पे द VM सॉफ्टवेयर लाइसेंस, राइट? क्योंकि हमने उसके ऊपर जो हाइपरवाइजर यूज कर रहे हैं या VMware यूज कर रहे हैं, whatever techniques, it should be paid and licensed. That has to be considered in the cost. Now the physical servers and additional, okay, again we have 10 minutes to complete, so let it be, so we can end the class. Physical server and additional equipment takes a lot of space, and VMs you don't need too much space for that. एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, एंड लीगेसी एप्लीकेशन सपोर्ट करता है. ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी इसमें नहीं होती है, इसमें होती है. हार्डवेयर अपग्रेड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू मूव एंड कॉपी, पुअर कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन, है ना. एंड बहुत सारे अलग अलग performance prefer to organization running the service and operations which requires a highly productive computer hardware for their implementation. So ये optimization की बात होगी, performance की बात होगी उन organizations में जिसमें हमें highly performed software use करना हो, तो उस केस में हम इसको use करते हैं. ठीक है. So this is something related to physical and virtualization of the servers. Okay. So now I have to come in one more way. Okay, I have a 10 minutes to go, or we can rejoin, no problem. So सर फिजिकल कब यूज करना बेनिफिट है सर? फिजिकल का तब यूज करना है, जैसे सपोज करो आपके पास 30 TB का डेटाबेस है साहब, आपका ऐसी जरूरत है कि आपको 512 MB GB की मेमोरी यूज करना है. सो वर्चुअल में हम जनरली 256 तक की लिमिट रखते हैं, उससे ज्यादा लेते हो तो फिर बहुत ज्यादा ओवरहेड हो जाता है. इससे अच्छा है कि आप फिजिकल पे चले जाओ. सो हाई कैपेसिटी सिस्टम अगर आपको चाहिए, उस केस में आप फिजिकल यूज करो.
अगर आपकी लो कैपेसिटी सिस्टम है, लो कैपेसिटी इन द सेंस लो रिसोर्सेज मींस लो मेमोरी साइज, आपको कम सीपीयू वाले सिस्टम चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर द वीएम, स्मॉल वीएम डालो, फटाफट, इजी है, इजी टू मेंटेन, इजी टू हैंडल, इजी टू कॉन्फ़िगर, इजी टू do anything, easy to secure. That's very easy to do this, right? So understand this point. Yes. Yes. So in this, after this lecture, I will provide you some hardware check queries where you can check the queries how it is works. Okay, but positively it is not going to be connected as suspected. So there is some queries you can run this directly, so you can get the sockets, physical cores, physical logical cores count in SQL servers error logs also. So you just need to read the error logs through this way. So this is query useful to check the hardware. So sometime when you are doing something, you have a lot of problems like some hardware related issues. So if some hardware related issue encountered, you will not able to run the show. So that's very common. It is not going to be work because we have uninstalled it. Okay, so this query will help you to get that kind of error. If you feel that some error is coming related to your physical memory sockets, so you can read your error logs through this. So this is also, if you want, I can explain now, but error log reading is also the trick. So 0 is the latest one, which file you want to read, what level of error logs you read, what are the parameters you need to pass. So this will give you a better options for that matter. And there is some sort of error, I mean some sort of logs where you can get the manufacturer details, local machine details. So these are basically be utilized for the hardware related informations directly from MS SQL site. So that will give you a lot of information. Like generally we use the system data management view to checking this information. So this query will help you to find out the drives, all fixed drive visible to operating systems. So this query will help you. So in the next lectures, we will start doing the installation and give you the hardware just. So installation is also important, and what are the important parameters we have to find out. And top of that, we have to make sure what are the prerequisites we should follow before installation in the MS SQL. Also, we should know what is the best practice for running the MS SQL machines. So this we have to do the take in consideration. हमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान रखना है जब हम अगर MS SQL का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल करना चाहते हैं मशीन्स पे, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, ऑप्टिमाइज्ड वे में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं उन्हीं को इंस्टॉल किया है कि नहीं, ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है और उन सारी चीजों को अपने कंसिडरेशन में लेना है जिससे आपकी जो मशीन है वो ऑप्टिमाइज्ड वे में काम करे। जिस रिसोर्सेज को हम यूज नहीं कर रहे हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं करें, जिन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में इस्तेमाल करें, और कैसे हम उसको सिक्योर रखें, मैनेजेबिलिटी हाई रखें, एंड उसकी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी के साथ उसको यूटिलाइज कर पाए। तो ये सारी चीजें हमें कंसिडरेशन में लेना है व्हेन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द MS SQL। ठीक है गाइस। इसके अलावा इंस्टॉलेशंस में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मैं एक बार फिर से ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरे पास 8 मिनट और हैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। सो आई कैन गिव यू सम गुड स्टफ। इंस्टॉलेशन, okay, I should have something for you. Yep, Piyush, you are asking something, please. No, sir. I can see your hand is raised. पहले किया था। Okay, fine, no problem. So मैं एक बार चेक करता हूँ
I can just check quickly how much minute we have now. So I think we are about to done now. Okay, let me share the screen again. So this is created long back. It is long back, so maybe I have to create for 2009 and 2022 also, 2019 and 22. So it is old back actually, but still it is has very good informations like SQL versions, Windows servers are supported, Windows servers are not supported and supported. So this is also very important. I think we have still 2 minutes, we can cover it. So very good informations. So you guys know like Windows Server 2008, 2008 R2, Windows Server 2012, 2012 R2 and 2016. Now we have a 2019 Windows Server. So you can see 2005 cannot be installed on higher version of Windows servers. 2008 cannot be installed on higher version of Windows servers. 2008 R2 cannot be installed on higher version of Windows servers until 2012 it will support. So you should know if somebody asks you to install 2012 in Windows Server 2016, it will not support. So you should know this information. You can upfront tell, oh, 2012 will not support with Windows Server 2016. Either you have to install 2014 or 2016 to support it. However, downward also it will not support. So 2016 onwards, 2008 Windows Server will not support. So for you, the basic common understanding 2016 only supports 2012 onwards, and 2014 supports almost all Windows Server versions, right? And 2019 also it is not support to this version. It will support Windows Server 2016 and 19. So it is always n-1, right? So n-1 means, let's say this is the n version, this is also n version, means latest version of Windows Server. So it will support until n-1. So if somebody is running their operating system n-1, they can allow to do upgrade in the next version. So this is thumb rule. N and n-1 version and n plus version is always worked for any of the respective softwares. Means अगर आप 2016 इंस्टॉल करना चाहते हो तो 2016 के टाइम पे जो विंडोज सर्वर हुआ करता था वो लेटेस्ट 2016 ही था, तो वो 2012 को सपोर्ट कर रहा था, इसका मतलब वो n-1 पे सपोर्ट कर रहा है। n-1 का मतलब जो करंट वर्जन है उससे एक वर्जन नीचे, उसको n-1 बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज डन फॉर टुडे and I hope this information is fruitful for you guys, and we can connect in the next lecture with some new interesting and basic information related to MS SQL before moving to other technical stuff. So basically you should understand this basic informations, then only we can move further. So this will create your base to get you better understanding in MS SQL point of view. Hope this will be helpful for you guys. Thank you for taking this lecture.